नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आरटीआई का ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो अच्छा होगा कि आप पहला पार्ट देख लीजिए, तब आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। पहले पार्ट में हमने बताया है कि आरटीआई का विकास कैसे हुआ, भारत के पहले ये विश्व के किन किन देशों में लागू था सूचना का अधिकार कानून, और भारत में भी केंद्र में लागू होने के पहले 9 राज्यों में लागू हो चुका था। फिर आरटीआई की आवश्यकता भारत में क्यों पड़ी, कितने प्रकार के आंदोलन हुए, सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या निर्णय था, ये सब कुछ हम इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आरटीआई की विशेषता क्या है। आरटीआई के बारे में पूरा हम लोग पढ़ेंगे कि आरटीआई में कुल 6 पार्ट हैं, यानी कि 6 चैप्टर हैं, 31 सेक्शन हैं, यानी 6 पार्ट के अंतर्गत 31 सेक्शन हैं, 31 खंड कह सकते हैं, और 2 अनुसूचियां हैं, शेड्यूल। तो इन 6 पाठों को यानी 31 सेक्शनों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए पूरा देखने में, लेकिन आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। अगर आप लोग कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं हमसे तो अभी आप मत पूछिए, क्योंकि हमने प्रेजेंटेशन जो ये है इस तरह से बनाया ही हुआ है कि आपके जो प्रश्न है ना वो जरूर हमारे बताने के दरमियान ही मिल जाएंगे। क्योंकि जितना आप सोच सकते हैं, जितना आपका प्रश्न हो सकता है, उससे कहीं ज्यादा इसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। आपका जो भी प्रश्न होगा हो सकता है वो उसका जवाब कुछ देर के बाद मिले, लेकिन जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपका कोई भी प्रश्न अधूरा नहीं रहेगा। आप जितना भी सोच सकते हैं XYZ आरटीआई से संबंधित, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो धीरज रख करके पूरा देखिए। लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजर। थोड़ा सा ज्ञान जो होता है बहुत खतरनाक होता है। ज्ञान हो तो पूरा हो, नहीं तो ना हो। तो आप पूरा ज्ञान लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट में 2 सेक्शन हैं, 1 और 2। फिर उसके बाद चैप्टर 2 में सेक्शन 3 से 10 तक हैं, यानी कि कुल 8 सेक्शन हैं। अब देखो सेक्शन 1 में क्या लिखा है, एक लाइन में है, सुन लीजिए। सेक्शन 1 में लिखा हुआ है कि इसका नाम क्या होगा, यानी आरटीआई का नाम क्या होगा। नाम तो बस आरटीआई ही नाम ही है, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार। तो सेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है, जो ये कानून है इसका नाम होगा सूचना का अधिकार, और यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर के पूरे भारत में लागू होगा। और सेक्शन 2 में परिभाषाएं दी गई हैं कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी। वो सब हम कल के वीडियो में, यानी इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। आप जानते हैं 12 अक्टूबर 2005 को ये पूरी तरह से भारत में लागू हो गया है। उसके बाद की बात है, इस सेक्शन को आप पढ़ रहे हैं, पहला और दूसरा। अब देखो सेक्शन 2 में, पार्ट 2 में जो सेक्शन 3 से 8 तक है, यहां से आपको समझना इंपॉर्टेंट है। तो इधर हम लिख देते हैं सेक्शन, और इधर सेक्शन का नाम। तो 3 फिर 4 फिर ऐसे ऐसे हम लोग पूरा 31 तक पढ़ेंगे, ठीक है, छोड़ छोड़ के नहीं। हर सेक्शन में क्या लिखा है हमको पढ़ना है। और इन्हीं सेक्शन के माध्यम से केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग के बारे में पूरा आप लोग पढ़ लेंगे। प्रथम अपील कहाँ करेंगे, सेकंड अपील कहाँ करेंगे, ये भी पढ़ लेंगे। हम आरटीआई कैसे लिखें, कौन से माध्यम से, मतलब कौन सी भाषा में लिखें, कितनी फीस होगी, ये सब कुछ इसी सेक्शन के अंतर्गत, 31 सेक्शन के अंतर्गत आएगा। तो आपको क्रम वाइज पूरा देखना है। अब सेक्शन 3 में लिखा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, यानी प्रत्येक भारतीय को इस अधिनियम के अधीन रहते हुए सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यानी ये अधिकार केवल भारतीयों को है, विदेशियों को नहीं है। भारत का कोई भी व्यक्ति सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता है। ये सेक्शन 3 में लिखा गया है। सेक्शन 4 में लिखा गया है लोक प्राधिकारियों का दायित्व। लोक प्राधिकारियों का दायित्व। लोक प्राधिकारी का मतलब क्या होता है, लोक सेवक कह सकते हैं। यानी कि जो पब्लिक अथॉरिटी लोगों के लिए बनाई गई है, जैसे मान लीजिए बैंकिंग एक क्षेत्र है, पोस्ट ऑफिस एक क्षेत्र है, रेलवे एक क्षेत्र है ना, तो अलग अलग लोक प्राधिकारी। तो सब में एक लोक प्राधिकारी जो नियुक्त किए जाएंगे, उनका क्या अधिकार होगा। तो इसमें शुरुआत में लिखा गया था कि 120 दिनों के भीतर, 120 दिन के भीतर सूचना प्रस्तुत करें, सूचना प्रस्तुत करें। देखिए कोई भी जो लोक प्राधिकारी हो वह 120 यानी कि 4 महीने के भीतर पब्लिक के सामने जो भी वो कर रहे हैं उसकी सूचना दें।
यानी कि कितना बजट आया, उस बजट को किस प्रकार से खर्च किया गया, ये सब कुछ। तो सूचना का माध्यम क्या होगा, आप अखबार में छाप दीजिए, इंटरनेट के माध्यम से, है ना। तो उस समय इंटरनेट के उतना विकास नहीं था, तो कुल मिला के न्यूज़पेपर मीडिया यही था। तो यानी ये सिस्टम बनाया गया था कि हर 120 दिनों के भीतर आपको जो भी आपके कार्यक्रम हैं उन सब का एक विवरण प्रस्तुत करना होगा पेपर के माध्यम से, ताकि लोग पढ़ें। तो यही था लोक प्राधिकारियों का दायित्व, यानी जितनी भी पब्लिक अथॉरिटी थी सबको ये जिम्मेदारी सौंपी गई। बस यही था। और मुख्य सेक्शन 5 है, यहाँ थोड़ा सा समझिए ध्यान से। सेक्शन 5 में ये लिखा गया है कि जो भी पब्लिक अथॉरिटी है, जैसे रेलवे विभाग या पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग, कोई भी आप मान लीजिए, जो भी पब्लिक अथॉरिटी है उसको ये जिम्मेदारी दी जा रही है कि वह 100 दिन के भीतर अपने यहां यानी अपने विभाग में एक पीआईओ की नियुक्ति करें। ये पीआईओ क्या है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स मतलब लोक सूचना अधिकारी, यानी हर विभाग में एक लोक सूचना अधिकारी का पद हो और यह पद आरटीआई लागू होने के 100 दिन के भीतर ही सृजित किया जाए। यानी 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई लागू हुआ, तो इसमें लिखा गया था कि 12 अक्टूबर के बाद 100 दिन के भीतर जितने भी सरकारी सेक्टर हैं हर विभाग में 100 दिन के भीतर एक पीआईओ की नियुक्ति हो, यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति हो। अब देखो, लोक सूचना अधिकारी ये जो है केंद्र का अलग है, राज्य का अलग है। यानी केंद्र की एजेंसियां अलग होती हैं, राज्य की एजेंसियां अलग होती हैं। जैसे आपको सीआरपीएफ से कोई सूचना प्राप्त करनी है मान लीजिए, तो आपको सेंट्रल से सूचना मिलेगी। अगर आपको पुलिस से सूचना प्राप्त करनी है, पुलिस विभाग की, तो राज्य से मिलेगी। तो इसमें दो था, एक था केंद्र लेवल और एक था राज्य लेवल। तो जो सेंटर लेवल पर था यानी केंद्रीय अथॉरिटी थी जो भी उसका नाम रखा गया CPIO, यानी सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी। और जो राज्य स्तर पर हैं उनका नाम रखा गया SPIO, यानी स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, राज्य लोक सूचना अधिकारी। इतनी बात समझ में आ रही है। 100 दिनों के भीतर एक पद सृजित करने के लिए इस एक्ट में कहा गया था, क्योंकि उसके पहले तो ऐसा कोई पद था नहीं। अब आप लोग देखते होंगे, आप अगर कोई किसी बैंक में भी जाएंगे, कोई सरकारी बैंक में आप जाएंगे, तो वहां पे एक बोर्ड चिपकाया रहता है, वहां लिखा रहता है इसके मतलब पीआईओ कौन है और आप प्रथम अपील कहां करेंगे, इसका विवरण वहां पे लिखा रहता है। तो एक पद सृजित करने के लिए कहा गया। और इसके निचले स्तर पर, यानी कि आप उसको उप विभाग कह सकते हैं या उपखंड कह सकते हैं, सब डिवीजन स्तर पे कह सकते हैं, सब डिवीजन स्तर पे, तो इसका नामकरण किया गया CAPIO और राज्य वाले का किया गया SAPIO। तो KPO CPO ऐसे समझिए। ये C से सेंट्रल है, S से स्टेट है, यानी सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यानी केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी, राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी। इनको इनकी सहायता के लिए रखा गया एक तरह से। यानी कि जो लोग सूचना मांगने जाएंगे तो किससे सूचना मांगेंगे, पीआईओ से सूचना नहीं मांगेंगे, पीआईओ के पास प्रथम अपील करेंगे, ये आगे आएगा भी। आप सूचना इनसे मांगेंगे। ये क्या होंगे, एक क्षेत्रीय जो भी कार्यालय होगा उस डिपार्टमेंट का, वहां एक पद होगा सृजित, आप वहां जाएंगे, वहां या मतलब कैसे जाएंगे वही पूरी प्रक्रिया आपको आगे बताएंगे हम। तो जो भी सूचना है इनको देने का अधिकार है। तो जो CAPIO हैं या फिर SAPIO हैं, इनको 3 कार्य दिए गए। क्या कार्य है कि आप सूचनाओं को एकत्र करेंगे, यानी जो भी सूचनाएं पब्लिक मांगेगी उन सूचनाओं के फॉर्म को आप स्वीकार करेंगे। उसके बाद उन सूचनाओं को आप उन्हें देंगे, और अगर आप अकेले थक गए हैं तो किसी और से सहायता प्राप्त कर सकते हैं, यानी आप अपने किसी और अधिकारी से सहायता ले सकते हैं। तो इनका कार्य क्या होता है, मुख्य इन्हीं का कार्य होता है। जब कोई भी एप्लीकेशन जाता है आरटीआई का तो इनके पास जाता है। तो ये क्या करेंगे, एप्लीकेशन को स्वीकार करेंगे, उसके बाद जो सूचना मांगी गई है उस सूचना को वो देंगे,
और अगर अकेले हैं तो और किसी की सहायता भी अपने आसपास के डिपार्टमेंट के लोगों से ले सकते हैं। हाँ, अगर मना भी कर रहे हैं तो यही मना करेंगे। क्यों मना करेंगे, कारण बताएंगे, ये सब कुछ आगे आएगा अभी। तो हमने सेक्शन 5 के अंतर्गत क्या देखा कि ये व्यवस्था की गई थी कि जो भी पब्लिक अथॉरिटी है 100 दिन के भीतर एक पीआईओ की नियुक्ति करेगी और सब डिवीजन स्तर पर सीएपीआईओ या एसएपीआईओ होंगे जो सूचनाओं को एकत्र करेंगे, लोगों को देंगे। सेक्शन 6 में है सूचना प्राप्ति का माध्यम। सूचना प्राप्ति का माध्यम मतलब इसका अभी आपको समझाते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी विभाग से जब सूचना मांगेगा तो वो उसका माध्यम क्या होगा, यानी वो किस भाषा में एप्लीकेशन लिखेगा, पहले ये समझिए। उसके बाद किस माध्यम से वहां पहुंचेगा। अब 2-3 बातें हैं यहां पे समझ लीजिए। भाषा एक तो इंग्लिश है, आप इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखेंगे या फिर हिंदी में लिखेंगे। आप जानते हैं ये दोनों भाषाएं, तो इन दोनों भाषाओं में एक भाषा तो कम से कम आनी ही चाहिए। या तो इंग्लिश में लिख दीजिए, आप किसी भी राज्य के हों, चाहे राज्य से सूचना मांग रहे हो और चाहे आप केंद्र से मांग रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आप केरला के हों, कर्नाटक के हों, किसी और जगह की हों जहां की भाषा हिंदी ना हो, तो वहां की एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, है ना। तो उस राज्य की जो ऑफिशियल भाषा होगी यानी राजभाषा, उस भाषा में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा वहां की सेकंड जो राजभाषा है उस भाषा में भी आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है, अगर वो सूचना मांगना चाह रहा है तो वो इंग्लिश में भी लिख सकता है। हिंदी यहाँ की राजकीय भाषा है, माने यूपी की, केंद्र की तो है ही, यूपी की भी है, तो हिंदी में भी लिख सकता है। अगर मान लो उसे इंग्लिश नहीं आती या उसे हिंदी भी नहीं आती तो वो उर्दू में लिख सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 1989 से ही सेकेंड जो राजकीय भाषा घोषित हुई है वो उर्दू घोषित हुई है, तो आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। यानी आप अपने यहाँ की राजभाषा या फिर उसके स्थान पे जो सेकेंड वाली भाषा है राजभाषा, उसमें भी आप लिख सकते हैं या फिर अंग्रेजी में। तो ये है माध्यम, मतलब भाषा, आप इतनी भाषाओं का चयन कर सकते हैं। अब इसके अलावा माध्यम क्या होगा, तो माध्यम होगा एक लिखित, यानी आप चिट्ठी भेज करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आप मौखिक भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, यानी आप उस कार्यालय में जाकर के, आपका मन नहीं कर रहा है लिखने का, आप उस कार्यालय में जाकर के मौखिक भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक समस्या है, जब आप मौखिक सूचना प्राप्त करने के लिए कहेंगे तो आपसे कहा जाएगा कि लिख कर दीजिए, और आप लिखना जानते हैं तो फिर आपको लिखना पड़ेगा। तो ये मौखिक सुविधा उनके लिए है जो एक तरह से अनपढ़ लोग हैं, जिनको मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लिख नहीं सकते। तो वो क्या करेंगे, वो उस कार्यालय में जाएंगे और वहां पे जो वहां का पीआईओ होगा, पीआईओ, अब आप समझ रहे होंगे पीआईओ का मतलब क्या है। एक लोक सूचना अधिकारी होता है ना, अभी बताए सीएपीआईओ और एसएपीआईओ, उन्हीं में आप शॉर्टकट में पीआईओ भी कह सकते हैं, लोक सूचना अधिकारी। तो लोक सूचना अधिकारी का यह कर्तव्य है, यह उसको जिम्मेदारी दी गई है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, अगर वह मौखिक ही सूचना प्राप्त करना चाहता है तो आपको सूचना देनी पड़ेगी। इसके लिए आपको वो खुद असिस्ट करेगा, वो खुद लिखेगा और बोल करके इनको सुनाएगा और लिखित सूचना इनको देगा और पढ़ करके भी सुनाएगा, ऐसा है। इसके अलावा अब ये सूचना एक तरह से एड्रेस किसको की जाएगी, यानी किसके नाम पर लिखी जाएगी। हमने बताया कि माध्यम इंग्लिश है, हिंदी है, कोई अन्य भाषा है, लिख भी सकते हैं, मौखिक भी जाके पूछ सकते हैं। तो कहाँ जाके पूछेंगे, तो इसके लिए क्या किया गया, अगर सेंटर के लिए सूचना है तो CAPIO, राज्य के लिए है SAPIO या PIO। कहने का मतलब ये है कि आप जानते हैं कि हर डिपार्टमेंट में PIO की नियुक्ति की ही गई है, तो आप लोक सूचना अधिकारी के नाम पर उस विभाग से सूचना प्राप्त करेंगे। तो कहने का मतलब जिस भी विभाग से आपको सूचना प्राप्त करनी है वहां एक सूचना अधिकारी होता है, उसके नाम एड्रेस करेंगे, यानी उसके नाम संबोधित पत्र भेजेंगे। और आपको कारण बताना जरूरी नहीं है, कारण बताना जरूरी नहीं है, मतलब आपसे वो ये नहीं कह सकते कि आप किस लिए ये सूचना जानना चाहते हैं, कारण नहीं बताना है। अब आता है सेक्शन 7। सेक्शन 7 में है आवेदन का निपटारा। निपटारा, आवेदन का निपटारा का मतलब
सूचना प्राप्ति के लिए आवेदन दिया गया, माध्यम और भाषा बताई गई। अब जब सूचना प्राप्ति का एप्लीकेशन वहां पे पहुंचा उस कार्यालय में, उस विभाग में, तो उस सूचना का निपटारा कैसे होगा? तो उस सूचना का निपटारा एक तो ये होगा कि सूचना दी जाए, जो सूचना मांगी गई है सूचना दी जाए, एक तो ये होगा। दूसरा क्या होगा कि सूचना न दी जाए, है ना। एक तो सूचना दे दी गई, अच्छी बात है। ये भी हो सकता है कि सूचना न दी जाए। अब प्रश्न उठता है कि सूचना क्यों नहीं दी जाए, तो वो रीजन बताना पड़ेगा, सूचना न देने का कारण बताना पड़ेगा। तो कहने का मतलब अगर वो सूचना देने से मना कर रहे हैं तो क्यों मना कर रहे हैं, ये लिखित कारण बताना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि हमारा मन, हम नहीं देंगे सूचना, हम आपको जानकारी नहीं देंगे, जाओ जो करना हो कर लो, ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता। तो कारण बताना पड़ेगा। दूसरी बात, आप प्रथम अपील कहाँ करेंगे, उस अधिकारी का नाम बताना पड़ेगा, यानी उसका पता बताना पड़ेगा। प्रथम अपीली अधिकारी, कहने का मतलब कि हमने एक एप्लीकेशन दिया कहीं भी, मान लीजिए डाक विभाग में दिया कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए, और वहां से जानकारी हमको नहीं मिली, लिख के आ गया कि आपको ये सूचना नहीं प्राप्त, आपको ये सूचना नहीं दी जा सकती, इस कारण से। साथ में ये भी लिखा जाएगा कि यदि आप प्रथम अपील करना चाहते हैं तो आप यहां पर प्रथम अपील कर सकते हैं। प्रथम अपील का मतलब शिकायत, कि भाई हमने सूचना मांगा, हमको सूचना नहीं दी गई, तो हम शिकायत करेंगे आगे ना। तो वो शिकायत कहाँ करनी है ये भी उसमें लिखना पड़ेगा उनको। और ये भी लिखना पड़ेगा कि किस अवधि तक आप अपील कर सकते हैं, यानी अपील की अवधि भी लिखना पड़ेगा कि आप 90 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं। हालांकि इसका विवरण आगे आएगा। तो कुल मिला के सूचना का निपटारा कैसे होगा, या तो सूचना दी जाएगी या तो नहीं दी जाएगी। नहीं दी जाएगी तो कारण बताना पड़ेगा लिखित, और प्रथम अपीली अधिकारी का नाम पता, और कितने समय तक हम प्रथम अपील कर सकते हैं ये बताना जरूरी है। अब सूचना का समय सीमा क्या है, ये कितने समय में रखा गया है, तो इसके लिए दो तरह के समय हैं। एक है 30 दिन का समय और एक है 2 दिन का समय, यानी 48 घंटे का समय। यानी आपको सूचना 30 दिन के भीतर दी जाएगी। आज आपने एप्लीकेशन दिया, कल परसों ऐसे ऐसे करते करते 30 दिन के भीतर सूचना आपको हर हाल में दे दी जाएगी। अगर 30 दिन के भीतर सूचना नहीं दी जाती है तो आप प्रथम अपील कर सकते हैं, उसका आगे आएगा जिक्र। अगर कोई ऐसा मामला जो किसी के जीवन से संबंधित है तो वो 48 घंटे के भीतर सूचना दी जाएगी। इसके लिए 30 दिन का वेट नहीं करना पड़ेगा। 48 घंटे के अंतर्गत कौन सी सूचना आएगी, जैसे मान लीजिए कि आपका किसी दोस्त को पुलिस उठाकर ले गई, है ना, एक दिन हो गया, आप थाने गए, पता ही नहीं चल रहा है, पुलिस वाले बता ही नहीं रहे हैं कि वो कहाँ पे है ना। तो मतलब कोई पता नहीं है उसकी कि पुलिस उसको कहाँ ले गई, किस हाल में रखी हुई है, तो उसके जीवन पर एक तरह से संकट है कि नहीं। तो आप अगर उसके लिए जानकारी मांगना चाहते हैं पुलिस विभाग से, तो पुलिस विभाग को 48 घंटे के भीतर ये सूचना देनी पड़ेगी कि वो व्यक्ति कहाँ पे है, कैसा है, किस हाल में है। अगर 48 घंटे के भीतर सूचना नहीं दी जाती है तो फिर आप आगे शिकायत कर सकते हैं। तो सामान्य सूचना के लिए 30 दिन, इमरजेंसी के लिए 48 घंटा यानी कि 2 दिन। इसके अलावा फी कितनी रखी गई है, तो फी निःशुल्क है, मतलब इसके लिए कोई पैसा आपको नहीं देना है। शुरुआत में जब एक्ट बना था तो उसमें पैसे की कोई बात नहीं की गई थी, एकदम निःशुल्क था सबके लिए। अगर आप विस्तृत सूचना लेना चाहते हैं, बहुत ज्यादा कई पेज की है, तो फिर इसके लिए बाद में आगे प्रावधान किया गया है, पर पेज 2 कॉपी, वो आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन इस समय बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। हाँ, अगर बहुत लंबी सूचना अगर है, 1 पेज की 2 पेज की है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत लंबी सूचना है, 100 पेज की है या 500 पेज की है, तो इसके लिए फिर वहां से एक पत्र आएगा आपके पास कि आप कोई CD भेज दीजिए, या कॉम्पैक्ट है ना CD, या फिर कोई, अब तो पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव भेज दीजिए। तो उसमें क्या होगा, वो PDF फार्म में दे देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत लंबा अगर है तो हार्ड डिस्क या DVD या CD, जो उस समय तो CD चल रहा था, अब तो न CD है न DVD है, अब तो सीधा पेन ड्राइव है। तो कहने का मतलब कि अगर 1-2 पेज की है तो बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ज्यादा है तो फिर आपको वहां से पत्र आएगा,
अब पत्र क्या आता है, अब लिखा रहेगा कि 100 पेज की सूचना है, पर पेज 2 रुपए लगेगा, आप 200 रुपए भिजवा दीजिए, ऐसा। और अगर बीपीएल के नीचे है, यानी गरीबी रेखा के नीचे एप्लीकेशन देने वाला व्यक्ति है, ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो बीपीएल है, तो फिर इसके लिए कोई पैसा नहीं देना होगा, एकदम निःशुल्क है। अभी इसका जिक्र आगे आएगा विस्तार में। देखिए सेक्शन 8 में सूचना देने से मना करने की छूट है। हमने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी भारतीय नागरिक सूचना पाने का अधिकार तो रखता है, लेकिन वो भारत की हर प्रकार की सूचना नहीं प्राप्त कर सकता। कुछ सूचनाएं नहीं प्राप्त कर सकते, उनका जिक्र यहाँ है, सेक्शन 8 में है। कौन कौन सूचना है, देखो ए में 4 बातें लिखी गई हैं। भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता पर अगर खतरा है तो ऐसी कोई सूचना आपको नहीं दी जाएगी। विदेशी मामले की कोई सूचना आपको नहीं दी जाएगी सामान्य नागरिक को। अपराध का उद्दीपन वाली सूचना नहीं दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि कहीं रेप हो गया, मान लो मामला बहुत हाईलाइट हो गया है, अब कोई ये जानना चाहे कि ये रेप करने वाला किस जाति का है या किस धर्म का है, और जाति धर्म बताने से अपराध का उद्दीपन हो रहा है अगर एक तरह से, तो फिर नहीं। अगर हाँ पहले ही सार्वजनिक हो गया है तब भी बचते हैं लोग, तो इस तरह से अपराध का उद्दीपन के लिए मना किया जाएगा। और राज्य की सुरक्षा पर अगर कोई खतरा है, ऐसा कोई मामला है, तो उसके लिए भी सूचना नहीं दी जाएगी। न्यायालय, यानी ऐसी कोई सूचना जिसमें कोर्ट ने मना किया है कि ये सूचना आम नागरिक को नहीं दी जाएगी, तो उसको भी लोगों को नहीं बताया जाएगा। संसद और विधानमंडल, संसद और विधानमंडल के जो विशेषाधिकार हैं, खासतौर पे सांसद और विधायक के जो विशेषाधिकार हैं, ये कौन कौन है विशेषाधिकार, लिखित तो है नहीं, इसकी भी सूचना आम नागरिक को नहीं दी जाती है। गुप्त सूचना, विदेशी मामलों की गुप्त सूचना किसी भी आम नागरिक को नहीं दी जाएगी। बौद्धिक संपदा, जीवन की स्वतंत्रता पर खतरा, किसी के जीवन की स्वतंत्रता पर अगर खतरा है तो उसकी भी सूचना नहीं दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ आ गया, उसको वहां पे जान का खतरा था, अब वो भारत में आके रह रहा है। अब मान लीजिए कि उसको किसी धर्म संप्रदाय से खतरा था और ये बात लोगों को पता है, अब भारत में आ गया है, तो उस धर्म संप्रदाय से उसको यहाँ भी खतरा है अगर, तो उसकी सूचना कि वो कहाँ रह रहा है, किस कॉलोनी में रह रहा है, नहीं दी जाएगी। कहने का भाव ये है। किसी की निजी सूचना नहीं दी जाएगी। जैसे मान लो कोई व्यक्ति क्या खाता है, क्या पहनता है, कब उठता है, कब बैठता है, कहाँ जाता है, कितने उसके दोस्त हैं, कौन रिश्तेदार है, ये सूचना आपको नहीं दी जा सकती। लेकिन हाँ, अगर वही व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके पास कितनी संपत्ति है, वो कितना पढ़ा लिखा है, क्योंकि ये सारी बातें सार्वजनिक हो गई ना, अब ये सूचना आप प्राप्त कर सकते हैं। कितना पढ़ा लिखा है, कितनी उसकी संपत्ति है, कोई क्राइम किया है कि नहीं किया है, कोई पुरस्कार पाया है कि नहीं, ये सब प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसका सबसे फेवरेट दोस्त कौन है, ऐसी सूचना आप नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं दिया जाएगा। कैबिनेट के अंतर्गत जो निर्णय लिए जा रहे हैं, बहुत सारे निर्णय गुप्त होते हैं, आम लोगों को नहीं पता होता। जैसे नोटबंदी ही हुई थी, तो नोटबंदी कहाँ किसी को पता था, बड़े बड़े अफसरों को, सरकारी विभाग के जो लोग हैं उनको कहाँ पता था, यहाँ तक कि जो राज्य सरकार में हैं, बड़े बड़े मंत्री के पद पे थे, उनको भी नहीं पता था ना। लेकिन नोटबंदी हुई, तो कहने का मतलब कुछ ऐसी जो योजनाएं बनती हैं जो गुप्त होती हैं, उसकी भी सूचना आप नहीं प्राप्त कर सकते। इसके अलावा सेक्शन 9 में एक लाइन है, उसको देख लीजिए। सेक्शन 9 में है कॉपीराइट, एक शब्द होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाली भी सूचना आपको नहीं दी जाएगी। एक होता है कॉपी लेफ्ट, एक होता है कॉपीराइट। कॉपी लेफ्ट का मतलब होता है कि आप उसकी नकल कर सकते हैं। जैसे विकिपीडिया से आप कोई भी चीज पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, उस पर लिख सकते हैं हूबहू, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी की किताब है, आप उस किताब को बिना उसकी अनुमति से नहीं छाप सकते, उसकी नकल नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये कॉपीराइट जिस पर होता है आप उसकी नकल नहीं कर सकते, एक तरह से आप उसकी कॉपी नहीं कर सकते। लेकिन कॉपी लेफ्ट अगर है तो आप उसकी कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपीराइट वाली भी सूचना रोकी गई है सेक्शन 9 के अंतर्गत। सेक्शन 10 में है पृथक्करणीयता का सिद्धांत। पृथक्करणीयता का सिद्धांत,
तो ये है, ये संविधान में आपको कभी हम डिटेल में बताएंगे पृथक्करणिता का सिद्धांत। बस अभी इतना ध्यान रखिए, सेक्शन 10 में पृथक्करणिता का सिद्धांत है। तो ये हो गया आपका पार्ट 2, यानी पार्ट 1 में सेक्शन 1 और 2, पार्ट 2 में सेक्शन 3 से सेक्शन 10 तक था। अब पार्ट 3 यानी कि चैप्टर 3, अब चैप्टर 3 की शुरुआत होगी सेक्शन 12 से 14 तक है, 12, 13, 14, और ये है केंद्रीय सूचना आयोग। फिर उसके बाद चैप्टर 4 आएगा राज्य सूचना आयोग। तो केंद्रीय सूचना आयोग का मतलब होता है कि सूचना आयोग एक मतलब एक आयोग बनाया गया है जिसमें कितने प्रकार के लोग काम करेंगे, क्योंकि जब व्यक्ति कोई सूचना मांगेगा और उसका निराकरण नहीं होगा तो फिर वो प्रथम अपील करेगा, और प्रथम अपील से भी काम नहीं हुआ तो फिर वो डायरेक्ट आयोग में शिकायत करेगा, उसको सेकेंड अपील कहते हैं। तो जो केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग जो आगे आप पढ़ेंगे, इनका काम क्या है? सेकेंड अपील को स्वीकार करना, निर्णय देना। इसके साथ साथ जितने भी विभाग हैं और उन विभागों में जितने भी सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, वो एक वार्षिक रिपोर्ट भेजेंगे उनके पास, उसकी वो समीक्षा करेंगे कि कितनी सूचना आई, मतलब कितने फार्म आए, कितनी सूचना दी गई, कितने मना किए गए, कितनी प्रथम अपील आई, कितने का निपटारा किया गया, कितनी फीस जमा हुई, ये सब कुछ एक विवरण वार्षिक प्रस्तुत किया जाएगा इन आयोगों के पास। तो केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग का काम क्या है ये हम पढ़ लेंगे। तब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हम एप्लीकेशन कैसे लिखें और फिर प्रथम अपील कैसे करें और फिर सेकेंड अपील कैसे करें, ये नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे।